समझने के लिए उसके उद्गम पर ध्यान देना ज़रूरी है। और विमर्श शब्द का उद्गम अंग्रेजी के डिस्कोर्स शब्द से आया है, ये स्पष्ट है। और अंग्रेजी का ये डिस्कोर्स शब्द उत्तर संरचनावादी चिंतन की देन है। पिछली क्लास में मैंने विस्तार से ये बात आपको समझाने की कोशिश की थी कि उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिक चिंतक ये समझते थे कि दुनिया में जितने भी तरह का ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान विमर्श का एक रूप है। ज्ञान भाषा में संभव होता है, भाषा में उत्पन्न होता है और कुछ खास तरह के शब्दों, कुछ खास तरह की अवधारणाओं के इर्द-गिर्द जो पूरा एक संवाद तैयार होता है, पूरी जो एक बातचीत तैयार होती है, जिसमें कुछ आधारभूत मान्यताएँ होती हैं, फिर उन आधारभूत मान्यताओं के पक्ष या विपक्ष में कही गई बातें होती हैं और वे आधारभूत मान्यताएँ कुछ बुनियादी अवधारणाओं पे टिकी हुई होती हैं, जिनको कि संरचनावादी लोग विपरीत युग्म कहते थे। जिनका उदाहरण देते हुए मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन में बहुत सारे जोड़े हैं, शब्दों के जोड़े हैं, जैसे अच्छा-बुरा, दिन-रात, सुख-दुःख, पाप-पुण्य और इन जोड़ों में जो 2 शब्द हैं, वो एक दूसरे के निषेध से अपना अर्थ प्राप्त करते हैं। इन जोड़ों में जो 2 शब्द हैं, उनका अर्थ एक दूसरे के निषेध से उत्पन्न होता है। यानी सुख वह है जो दुःख नहीं है, दुःख का अभाव सुख है और सुख का अभाव दुःख है। पाप का अभाव पुण्य है, पुण्य का अभाव पाप है। संरचनावादी लोग ये कहते थे कि इन युग्मों में कोई एक प्रधान या बुनियादी शब्द होता है, जिसके निषेध से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। और फिर इन शब्द युग्मों के आसपास भाषा की एक पूरी संरचना खड़ी होती है। ये भाषा की संरचनावादी समझ थी, जिसपे उत्तर संरचनावादियों ने एक सवालिया निशान खड़ा किया, ये सवाल उठाया कि आखिर जिस शब्द को मूल शब्द कहा जा रहा है, उस मूल शब्द का स्रोत क्या हो सकता है? ये बात खुद संरचनावादी चिंतन में निहित थी कि शब्दों के अर्थ कहीं बाहर से नहीं आते हैं। शब्दों के सभी अर्थ भाषा की संरचना के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। शब्दों के अर्थ भाषा की संरचना के भीतर उनके आपसी संबंधों से तय होते हैं। कोई एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे अलग है, कोई एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे संबंधित है, अनेक तरह से संबंधित हो सकता है। वो उसका विपरीत हो सकता है, वो उसके समानांतर हो सकता है, वो उससे कुछ अंतर रखता हुआ मिलता-जुलता शब्द हो सकता है। पर हर शब्द का अर्थ दूसरे शब्दों के साथ उसके रिश्ते पे निर्भर करता है। आप अर्थ को भाषा की संरचना के भीतर से प्राप्त करते हैं। सोस्यूर का कहना था कि जो बाहर की दुनिया है, जो यथार्थ की दुनिया है, उस दुनिया का भाषा की संरचना से कोई लेना-देना नहीं है। वो एक अलग स्वायत्त दुनिया है। हम उस दुनिया को समझने के लिए, उसको बरतने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सच है। लेकिन हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे शब्द
बाहर की दुनिया की किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे शब्द केवल दूसरे शब्दों से अपने रिश्ते को प्रकट करते हैं। इस तरह से हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई सटीक अर्थ बाहर की दुनिया में नहीं होता। उनमें अर्थों की एक रेंज होती है और उस रेंज का उपयोग हम दुनिया को बरतने के लिए काम चलाऊ तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कहते हैं मेज़, तो मेज़ का मतलब ये है कि मेज़ वह चीज़ है जो कुर्सी नहीं है, जो बेंच नहीं है, जो टेबल नहीं है, जो और बहुत तरह का फर्नीचर नहीं है। लेकिन मेज़ कोई एक विशिष्ट मेज़ भी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़ कह सकते हैं जो अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। तो मेज़ एक आइडिया है। ये आइडिया कहाँ से आया है? ये भाषा के भीतर से आया है। तो संरचनावादी लोग ये समझते थे कि भाषा की संरचना बिल्कुल स्थिर होती है और अगर स्थिर नहीं भी होती है, तो हमें उसे स्थिर मानकर चलना चाहिए। तभी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ससूर कहते थे कि लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बोलचाल की भाषा है, वो पैरोल होती है। पैरोल अलग-अलग तरह से हो सकती है, लोग अलग तरह से भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अलग-अलग प्रयोग इस बात को झुठलाते नहीं हैं कि सारे प्रयोग भाषा की एक निश्चित संरचना के भीतर से निकलते हैं और वो संरचना स्थिर होती है, कभी-कभी उसमें कोई लोच पैदा भी हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वो संतुलित हो जाती है। चूँकि वो एक स्थिर स्थायी संरचना है, तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। अ, एक क्षण के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उत्तर संरचनावादियों का ये कहना था कि असल में भाषा कोई स्थिर संरचना हो नहीं सकती और ये बात खुद संरचनावादियों के चिंतन में अंतर्निहित थी। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, उनका अर्थ दूसरे शब्दों के साथ उनके रिश्तों पे निर्भर करता है और शब्दों के का नया निर्माण हमेशा होता रहता है। तो जैसे ही कोई नया शब्द भाषा की संरचना से जुड़ता है, वो नया शब्द दूसरे सभी शब्दों के अर्थों को बदल देता है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि भाषा कभी कोई स्थिर संरचना नहीं हो सकती। दूसरी बात कि अगर एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्दों से ही निकलता है, तो आप मूल शब्द की खोज करते हुए किसी एक ऐसी जगह नहीं पहुँच सकते जहाँ आपको अंतिम शब्द मिल जाए। क्योंकि जिस किसी को आप अंतिम शब्द कहेंगे, उसका भी अर्थ किन्हीं दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध पर ही निर्भर करेगा। उसका अर्थ समझने के लिए आपको दूसरे शब्दों तक ही जाना पड़ेगा। तो अगर कोई एक अंतिम शब्द नहीं है भाषा की संरचना में, अगर कोई एक मूल शब्द नहीं है, तो फिर भाषा की संरचना स्थिर नहीं हो सकती।
इसका मतलब ये है, जैसा कि दरीदा कहते थे, कि भाषा एक अनस्थिर झिलमिलाती हुई सी चीज, शब्दों के अर्थ निश्चित नहीं होते हैं। शब्दों के अर्थ झिलमिलाते रहते हैं। जब आप एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वाक्य में कहे गए सभी शब्दों में पहले कहे गए शब्द और बाद में आने वाले शब्दों के अर्थों की छाया भी मौजूद रहती है। जैसे ही आप कोई वाक्य बोलते हैं, कोई एक शब्द कहते हैं, उस शब्द में आने वाले शब्दों की अनुगूंज छुपी हुई होती है और पहले कहे गए शब्दों की स्मृति भी बाकी रहती है, और ये एक लगातार झिलमिलाती हुई सी चलती हुई चीज, प्रक्रिया है। लब्बो-लुबाब ये है कि अगर भाषा की संरचना स्थिर नहीं है, अगर भाषा की संरचना सनातन नहीं है, अगर इसमें कोई मूल शब्द नहीं है, तो ये सवाल उठता है कि भाषा की संरचना बनी कैसे है, निर्मित कैसे हुई है? अगर इसमें कोई मूल शब्द नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम स्त्री-पुरुष शब्द का युग्म लेते हैं। आम तौर पे ये भाषा वैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, नृतत्व शास्त्रियों ने, इनको हम मानव विज्ञानी भी कहते हैं, इस बात की विस्तार से विवेचना की है कि दुनिया भर की भाषाओं में, खास तौर पे उन भाषाओं में जिसका विकास सभ्यता के एक हद तक विकसित हो जाने के बाद हुआ, उन भाषाओं में जिनमें मानवीय समाज की कुछ बुनियादी संस्थाएँ वजूद में आ चुकी थीं, उसमें स्त्री और पुरुष शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें स्त्री को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो पुरुष का विलोम है। पुरुष को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सभी तरह की शक्ति और महत्व का केंद्र है। पुरुष शक्तिशाली है, कठोर है, परिश्रमी है, सक्रिय है, उसके भीतर निर्णय लेने और नेतृत्व करने और किसी भी कार्य को संपादित करने की क्षमताएँ हैं, और ये सारे गुण इसीलिए पौरुष की परिभाषा निर्मित करते हैं। पुरुष होने का मतलब क्या होता है? मर्द होने का मतलब क्या होता है? उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। उसको भावुक नहीं होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, उसको बहादुर होना चाहिए, उसको तकलीफ बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी चाहिए, कठोर काम करने की क्षमता रखनी चाहिए। वो युद्ध कर सकता है, वो शिकार कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और अगर ये सब सारे पुरुष के गुण हैं, तो स्त्री वह व्यक्ति है, जिसमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते। और अगर ये सारे गुण नहीं पाए जाते, तो गुण पाए कौन से जाते हैं? वो सारे गुण पाए जाते हैं, जो इनके ठीक विपरीत हैं। यानी स्त्री, अगर पुरुष कठोर माना गया है, तो स्त्री को कोमल होना पड़ेगा, अवधारणा के आधार पे, शब्द के आधार पे। अगर पुरुष को हिंसक माना गया है, अगर पुरुष को युद्ध और शिकार के लिए उपयुक्त माना गया है, तो स्त्री को दया, ममता, करुणा इत्यादि गुणों से जोड़ा जाएगा।
जो युद्ध नहीं कर सकती, शिकार नहीं कर सकती, जो प्रेम कर सकती है, जो प्रेम का प्रतिरूप है, जो शक्ति का प्रतिरूप नहीं है। सस्यूर ने हमारा ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि पुरुष और स्त्री शब्दों के जो ये अर्थ हैं और उसी तरह से तमाम तरह के विपरीत युग्मों के जो अर्थ हैं, उन अर्थों का कोई वास्तविक आधार नहीं है। वस्तु जगत में उसका कोई आधार नहीं है। ये बात संरचनावादी भी कहते थे। वहीं से ये बात आई है कि भाषा में जो शब्द होते हैं उनका वस्तु जगत से कोई लेना-देना नहीं है। किसी ने दुनिया के तमाम पुरुषों का सर्वेक्षण करके पुरुष की परिभाषा नहीं बनाई कि भई इतने सारे पुरुष हैं, उनमें से ये गुण पाए जाते हैं इसलिए ये पुरुष ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जिसमें ये गुण होंगे। किसी ने दुनिया की सारी स्त्रियों का सर्वेक्षण करके या किसी कोने की स्त्रियों का सर्वेक्षण करके परिभाषाएँ नहीं बनाई हैं। ये परिभाषाएँ विशुद्ध मानसिक अवधारणाएँ हैं। जिसका मतलब ये होता है कि स्त्री को वह होना पड़ेगा जो पुरुष नहीं है और पुरुष को वो होना पड़ेगा जो स्त्री नहीं है। तो ये दोनों ही के लिए ऑप्रेसिव है, दोनों के लिए ही दमनकारी है। और ये शब्द जब एक बार वजूद में आ जाते हैं, जब ये परिभाषाएँ वजूद में आ जाती हैं, ये शब्द हमारी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। फिर हम स्त्री और पुरुष को मनुष्य के रूप में, जो कोई भी मनुष्य हो सकता है, एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं देख पाते हैं। हम फिर पुरुष को पुरुष और स्त्री को स्त्री के रूप में देखने लगते हैं। और जब हम पुरुष को पुरुष के रूप में देखते हैं, स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं, तो हम हर बच्चे के ऊपर अगर वो लड़का है, तो पुरुष बनने का, पुरुष के वो सारे गुण वो अपने भीतर डेवलप करे और एक लड़की, एक बच्ची अपने भीतर वो सारे गुण डेवलप करे जिसको स्त्री सुलभ गुण कहे जाते हैं। इसकी फिर एक बहुत कठोर प्रणाली बनाई जाती है, जिसमें दंड और पुरस्कार दोनों की भूमिका होती है। यानी भाषा, यानी वास्तविकता जो है, जो वस्तु जगत का यथार्थ है, वो शब्दों को निर्मित नहीं कर रहा है, बल्कि शब्द ही वस्तु जगत के यथार्थ को निर्मित कर रहा है। ये सबसे बड़ी इनसाइट है जो हमें उत्तर संरचनावादियों से, कहना चाहिए कि संरचनावादियों से भी मिलती है। बुनियादी तौर पे संरचनावाद से ही हमें अ, ये अंतर्दृष्टि मिलती है, लेकिन खुद संरचनावादी यहाँ तक तो पहुँचे थे कि भाषा में शब्दों के अर्थ भाषा के भीतर से आते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच सके थे कि वे शब्द वस्तु जगत में नए यथार्थ का निर्माण भी करते हैं। उत्तर संरचनावादियों ने इस निष्पत्ति को समझा कि शब्द मानसिक अवधारणाएँ तो होते ही हैं, लेकिन एक बार जब ये मानसिक अवधारणाएँ वजूद में आ जाती हैं, तो वो मनुष्य के यथार्थ को बदलने लगती हैं। फिर वे शब्द यथार्थ बन जाते हैं। और उत्तर संरचनावादियों ने हमें ये भी बताया कि ये यूँ ही नहीं हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका ताकत की होती है, शक्ति की होती है। जो शक्तिशाली है, वो शब्दों में अपनी पसंद के अर्थ भरने में सक्षम हो जाता है। यानी पुरुष का अर्थ अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति है और स्त्री का अर्थ अगर एक अशक्त और कोमल व्यक्ति है या प्राणी है,
तो इन शब्दों में ये अर्थ शक्तिशाली पुरुषों ने ही भरे होंगे। ये तार्किक बात भी है कि जब उन्होंने पहले शक्ति हासिल कर ली पुरुषों ने, तो अपनी शक्ति को प्राकृतिक और स्वाभाविक करार देने के लिए उन्होंने यह घोषित कर दिया, यह स्थापित कर दिया कि पुरुष का अर्थ ही शक्तिशाली होता है। माफ करेंगे 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे यह सूत्र समझने की ज़रूरत है कि शक्ति वो चीज़ है, जो भाषा में अर्थ उत्पन्न करती है और फिर ये भाषा यथार्थ को प्रभावित करती है, यथार्थ को एक ख़ास तरह से पुनर्निर्मित करती है। तो जितने भी तरह के इस तरह के शब्द हैं, चाहे वो पुरुष स्त्री हो, चाहे वो ईश्वर और शैतान यानी धर्म की पूरी शब्दावली हो, चाहे वो राज्य और राष्ट्र की पूरी शब्दावली हो, उत्तर संरचनावादियों का, दरिदा का और फूको का ये कहना था, जिनको हम उत्तर आधुनिकतावादी भी कहते हैं, कि भाषा की ये संरचनाएं हैं, ये कुछ बुनियादी अवधारणाएं हैं जिनके आधार पे पूरा एक विचारों का एक सिस्टम खड़ा हो जाता है। जैसे ईश्वर और शैतान की बुनियादी अवधारणाओं के आधार पे धर्म का पूरा एक सिस्टम खड़ा हो जाता है। स्त्री और पुरुष की जैसे शब्दों के आधार पे पितृसत्ता का पूरा एक ढांचा खड़ा हो जाता है। राज्य और राष्ट्र जैसे शब्दों के आधार पे राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद का पूरा एक ढांचा खड़ा हो जाता है, जो जिसको हम वास्तविकता के रूप में देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि सब कुछ ऐसा ही है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, शैतान को किसी ने देखा नहीं है। अगर कोई ये सवाल करे कि भाई ईश्वर और शैतान जैसे शब्दों का क्या कोई वास्तविकता से कुछ लेना देना है, तो कोई दिखा नहीं सकता। अगर कोई कहे कि अगर आप दिखा नहीं सकते कि भाई ईश्वर कौन है, शैतान कौन है, तो हम नहीं मानते कि ये चीजें होती हैं। तो अगर किसी ने इन बुनियादी शब्दों के अर्थों को मानने से इनकार कर दिया, तो उसके लिए धर्म के पूरे ढांचे का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। धर्म से जुड़ी हुई किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। उसका जो पूरा सिस्टम है, उसकी हर चीज का अर्थ आपके लिए तभी है जब आप ईश्वर और शैतान में विश्वास करें, जब आप स्वर्ग और नरक में विश्वास करें, जब आप पाप और पुण्य में विश्वास करें। ये विश्वास करने की चीज है। इसकी वास्तविकता को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये विशुद्ध आस्था। अगर आप कहें कि भाई आप सिद्ध कीजिए, तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता।
और अगर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इस आधार पे आप उसे मानने से इनकार कर दें, तो वो सारी संरचना आपके लिए ध्वस्त हो जाती है, बेमानी हो जाती है। ऐसे ही अगर आप स्त्री और पुरुष शब्दों के भाषा में जो अर्थ हैं, उनको मानने से इनकार कर दें, आप कहें कि भई मैं क्यों मानूँ कि पुरुष ये होता है, स्त्री ऐसी होती है, कहाँ वास्तविकता में इसका आधार है? अगर आप पुरुष और स्त्री के परंपरागत अर्थों को स्वीकार करने से इनकार कर दें, तो पितृसत्ता का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाता है। आप याद कीजिए, उत्तर संरचनावादियों ने ये कहा था कि भाषा यथार्थ का निर्माण करती है। ये पितृसत्ता का ढांचा ही खड़ा हुआ है स्त्री-पुरुष के प्रचलित अर्थों के आधार पे, और ये अर्थ शक्ति के द्वारा निर्मित है। तो आप इन अर्थों को मानने से इनकार अगर कर देंगे, मांग करेंगे कि इसकी वास्तविकता को सिद्ध किया जाए, वास्तविकता सिद्ध नहीं होती तो हम नहीं मानते। तो पितृसत्ता का पूरा बोझ, पूरा ढांचा एकदम से बेमानी हो जाता है। इसी चीज को, इसी प्रक्रिया को दरीदा विखंडन कहते हैं, डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। विखंडन यानी भाषा की बुनियादी संरचना जिन आधारभूत शब्दों पे टिकी हुई है, उसकी वास्तविकता को परखने की मांग करना। विखंडन यानी ये मांग करना कि आप शब्दों का इस्तेमाल जिस अर्थ में कर रहे हैं, वास्तव में वो अर्थ कहाँ से आए हैं? क्या वो अर्थ किसी वास्तविकता को प्रकट करता है, या वो भाषा की संरचना को प्रकट करता है? और अगर भाषा की संरचना को प्रकट करता है, तो वो संरचना बनी कैसे? सस दरीदा ये कहते थे, माफ कीजिए, कि अगर आपने भाषा की इन संरचनाओं का विखंडन कर दिया, जो कि आप भाषा शास्त्र के उपकरणों के माध्यम से कर सकते हैं, जो आप समाज शास्त्र और इतिहास के उपकरणों से भी कर सकते हैं, तो वो पूरी संरचना बेमानी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। तो पूरा विमर्श उन शब्दों पे टिकी हुई विचारों की और बातचीत की और चर्चा की और संवाद की, वो सारी प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि आपने उसके बुनियादी शब्दों को ही प्रश्नांकित कर दिया। तो इस तरह से उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिक चिंतन से शक्ति के द्वारा निर्मित संरचनाओं के विखंडन का रास्ता निकलता है। और यहीं से बहुत सारी उत्पीड़ित अस्मिताओं को ये कहने का, ये तर्क करने का आधार मिलता है कि हमारा उत्पीड़न जिन मान्यताओं, जिन विचारों के आधार पे हुआ है, वो सब मानव निर्मित हैं, शक्ति निर्मित हैं, स्वाभाविक नहीं है। जबरन कुछ शब्दों के अर्थ गढ़ के अनेक रूपों में हमें वंचित रखा गया, हमारे साथ अन्याय किया गया, हमारा दमन किया गया, हमारा इस्तेमाल किया गया, हमें हमारा शोषण किया गया। जैसे पितृसत्तावादी व्यवस्था ने स्त्री का शोषण किया, जाति व्यवस्था ने निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों का शोषण किया, धर्मों ने पूरे मानव समाज का शोषण किया।
कुछ मान्यताओं को चला के, कुछ शब्दों को चला के, उन शब्दों का भी खंडन करके उन भाषिक संरचनाओं के साथ-साथ उन मानसिक संरचनाओं को भी ध्वस्त करना चाहिए। ये बात सारी की सारी पृष्ठभूमि आपके सामने मैंने इसलिए रखी कि हम इस बात को देख पाएँ कि ये जो विमर्श हैं तरह-तरह के हमारे बीच, और हिंदी में इन विमर्शों की धूम कुछ ज़्यादा ही है। आप दिन-रात स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और आजकल थर्ड जेंडर विमर्श या क्वियर विमर्श, ट्रांस विमर्श, ये सारे शब्द दिन-रात आप सुनते हैं। उसमें नए-नए शब्द भी जुड़ जाते हैं, वृद्ध विमर्श, बाल विमर्श, शिशु विमर्श। ये जो पूरा विमर्शवाद है, ये जो विमर्शों का पूरा ज़ोर है, उसका आधार है ये उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिक सोच, चिंतन, जिसमें ये समझाया था कि भाषा में रचे गए विमर्श मानव की वास्तविकता को निर्मित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उनसे मुक्त होने के लिए भाषा की इन संरचनाओं को तोड़ना ज़रूरी है, उनका विखंडन करना ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद के आने के बाद, यानी उत्तर आधुनिक कहे जाने वाले चिंतकों के लेखन के सामने आने के बाद, उनका प्रचार होने के बाद दुनिया भर में इस तरह के मुक्तिकामी विमर्शों की प्रवृत्ति तेज होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुक्ति के बारे में कोई बातचीत उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के आने के पहले से नहीं चल रही थी, चल रही थी। और बहुत सारी धाराएँ थी। इंसान जहाँ कहीं भी दमन का सामना करता है, उत्पीड़न का सामना करता है, उससे लड़ता है। जब से दमन और उत्पीड़न है, जब से शोषण है, जब से अन्याय है, तब से उसके खिलाफ चलने वाली लड़ाइयाँ भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी लड़ाइयाँ 60 और 70 के दशक में शुरू हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर संरचनावादी चिंतन के विकास के साथ-साथ अस्मिता के विमर्शों को एक सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार मिला, जिसने उनको एक नई गति दे दी। उसके पहले जो मुक्ति के विमर्श थे, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व था मार्क्सवाद का, उसकी भूमिका सबसे बड़ी थी यूरोप में। लेकिन मार्क्सवाद के बारे में शुरुआती वर्षों में समझदारी ये थी कि ये पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों की लड़ाई का हिस्सा है, और ये औद्योगिक समाजों में पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों को संगठित करने का, मजदूरों की मुक्ति का आंदोलन, और उस पर जोर देने की वजह से दूसरे तरह के जो उत्पीड़न हुए, जो संपत्ति के आधार पे, वर्ग के आधार पे नहीं हुए, जो सेक्स के आधार पे या जेंडर के आधार पे हुए, या धर्म के आधार पे हुए, या जाति के आधार पे हुए, या रंग के आधार पे हुए, बहुत सारे कारकों से हुए, सेक्सुअलिटी के आधार पे हुए, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, ऐसा लोगों का कहना था। ऐसा उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिक लोगों का कहना था। मार्क्सवाद ने
एक खास तरह के मुक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और दूसरे तरह के जो गैर आर्थिक किस्म के शोषण उत्पीड़न थे, उसको उस तरह से महत्व नहीं मिला। तो उत्तर संरचनावादियों का काम ये था कि उन्होंने सब तरह के उत्पीड़नों के जहाँ कहीं भी शक्ति की भूमिका है, पावर की भूमिका है, पावर जितने भी तरीके से लोगों का उत्पीड़न कर रही है, उन सब के लिए उसने अपनी बात कहने का, विखंडन करने का, संघर्ष करने का और नई अवधारणाओं को जन्म देने का एक रास्ता निकाला, एक तरीका निकाला। तो ये बात एक तो दिमाग में हमें रखनी चाहिए कि विमर्श जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका वास्तव में अर्थ क्या है? उसका अर्थ है उन विमर्शों को चुनौती देना, जो शक्ति के द्वारा निर्मित उत्पीड़नकारी, भेदभावकारी अवधारणाओं का पोषण करती है। यानी यह विमर्श जब हम इससे विमर्श कहते हैं या जब हम दलित विमर्श कहते हैं, तो दरअसल विमर्श, दलित विमर्श पितृसत्ता के विमर्श का प्रत्याख्यान है। स्त्री विमर्श इसलिए है कि पहले से एक ऐसा विमर्श, एक ऐसी विचार प्रणाली मौजूद है, जो स्त्री का दमन करती है, उत्पीड़न करती है। और यह विचार प्रणाली वास्तविकता पे आधारित न होकर के कुछ शब्दों पे, कुछ मान्यताओं पे आधारित भाषिक निर्मितियाँ हैं और इसलिए वो विमर्श है। वो वास्तविकता नहीं है, विमर्श है। वो भाषिक निर्मितियाँ हैं और उन भाषिक निर्मितियों से अगर मुक्त होना है, उससे उसके द्वारा बनाए गए यथार्थ से अगर मुक्त होना है, तो हमें उनका विखंडन करना है, उन्हें चुनौती देनी, उन पर सवाल उठाने। इस तरह से मुक्ति का विमर्श, वर्चस्व के विमर्श के बरक्स मुक्ति का एक विमर्श खड़ा होता है। वर्चस्व के विमर्शों के को चुनौती देने वाले जो विचार चुनौती देने वाली जो विचार प्रणालियां हैं, जो विचार सरणियां हैं, उनको हम मुक्ति के विमर्श कहते हैं। और अस्मिता की बात मैंने आपसे बताया था कि अस्मिता एक सामूहिक पहचान है। अस्मिता एक सामूहिक पहचान है और इतिहास में ये देखा गया है कि समाज के बड़े हिस्सों का शोषण और बहिष्करण उनकी पहचानों के आधार पर होता रहा। जैसे स्त्रियों का शोषण उनके स्त्री कहे जाने के कारण होता रहा, या दलितों का शोषण उनके दलित कहे जाने के कारण होता रहा, या आदिवासियों का शोषण उनके आदिवासी कहे जाने के कारण होता रहा। आप आदिवासी कहते हैं या ट्राइबल कहते हैं या स्त्री कहते हैं, दलित कहते हैं, या अधर्मी कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, तो आप समाज के एक हिस्से को, एक बड़े अच्छे खासे बड़े हिस्से को सामान्य मानव की गरिमा और उसके अधिकारों से वंचित कर देते हैं। ये जो वंचना का खेल है, वो उसका आधार है उनकी सामाजिक पहचाने हैं और वे सामाजिक पहचाने जो केवल भाषा की निर्मितियां हैं, जो शक्ति के द्वारा भाषा के जरिए बनाई गई। तो उन सामाजिक पहचानों को, उन सभी विमर्शों को देना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए। ये है अस्मिता मूलक विमर्श का सैद्धांतिक आधार। किसी भी तरह के अस्मिता मूलक विमर्श का ये सैद्धांतिक आधार है, उसको लेके हमें स्पष्ट रहना चाहिए। जब विमर्श की जब हम बात करते हैं, मुक्ति आंदोलन की बात करेंगे, अगर हम मुक्ति संघर्ष की बात करेंगे, तो उसका इतिहास
बहुत पुराना है। जब से मनुष्य है, जब से मनुष्य की गुलामी है, तब से उसकी मुक्ति का संघर्ष भी है। लेकिन जब हम विमर्श की बात करते हैं, क्योंकि आजकल विमर्श की चर्चा हो रही है, मुक्ति के विमर्शों की बात हो रही है, तो मुक्ति के विमर्शों की एक सैद्धांतिकी है, और वो सैद्धांतिकी उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन से आई है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि मुक्ति के सारे प्रयत्न, सारे आंदोलन वो विमर्शों की चर्चा शुरू होने के बाद ही शुरू हुए। सिर्फ हमें अपने दिमाग में ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि हम जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शब्द का मूल क्या है, उद्गम क्या है, कहाँ से वो। अब सवाल ये उठता है, चूंकि हम स्त्री अस्मिता की बात कर रहे हैं, स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हैं, स्त्री मुक्ति के आंदोलन और विमर्श की बात कर रहे हैं, तो पहला सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी चर्चा क्यों होती है। चलिए मान लिया कि दुनिया में ज्यादातर पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्थाएं हजारों सालों से चल रही हैं, और अगर चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काम कर रही हैं, वो सफल है। इतने दिनों से, इतने हजारों वर्षों से अगर वो टिकी हुई है, बनी हुई है, और इन हजारों वर्षों में अगर मानव सभ्यता ने प्रगति की है, मानव समाज ने प्रगति की है, तो उसी सिस्टम के साथ साथ की है। तो सिस्टम ने अपनी प्रभाव क्षमता, अपनी सार्थकता, अपनी सफलता सिद्ध की है। तो बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि वे सारे लोग जो इन पुरानी व्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं या उसको बदलने की कोशिश करते हैं, वो तो पूरी मानव सभ्यता को मिटा देने का काम कर रहे हैं। तो सारा ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। बुनियादी जो सिद्धांत हैं, जो धर्म के, नीति के, पितृसत्ता के, परिवार का एक सिस्टम है, आप उन सबको चुनौती दे देंगे, खारिज कर देंगे, कह देंगे सब बनावटी चीजें हैं, तो समाज को बांधने वाली कोई चीज बचेगी नहीं। तो जिन संस्थाओं ने, जिन विचारों ने सभ्यता को हजारों वर्षों से आगे बढ़ाया, उनको नष्ट करके ये लोग जो बातें करते हैं तरह तरह के विमर्शों की, वो समाज को एक भयानक संकट में ले जा रहा है। तो ये भी एक विचार है। अब इसका दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि वास्तव में ये समझना कि इन पुरानी व्यवस्थाओं ने, विचारों ने मानव जाति को आगे बढ़ाया है, ये दोषपूर्ण विचार है। चूंकि ये सरवाइव कर रही हैं, बची हुई हैं, कुछ नष्ट हो गई, कुछ नष्ट नहीं हुई। जो चीजें नष्ट भी हो गई वो भी कोई एक दिन में नष्ट नहीं होगी। रंग भेद अगर वैचारिक स्तर पर खत्म हो गया, व्यवहारिक स्तर पर खत्म हुआ, चाहे नहीं खत्म हुआ, आज भी नहीं कह सकते खत्म हो गया, लेकिन आज कोई अपने आप को रंग भेदी कहना पसंद नहीं करता। या गुलामी, दासता, मानव दासता अगर खत्म हो गई तो सब एक दिन में नहीं हो गया। तो अगर लोग कहते हैं कि भाई दास्तान
मानव जाति को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है, क्यों उसे खत्म कर रहे हो? कहते थे कहने वाले उस समय में। भारत में तो उस तरह से दास्तां नहीं थी, पर यूरोप में बहुत लड़ाइयाँ हुई दास्तां खत्म करने की, गुलामी खत्म करने की। आसानी से नहीं खत्म हुई। अमेरिका में पूरा गृहयुद्ध हुआ, जो अनेक वर्षों तक चलता रहा, जो बहुत हिंसक और खतरनाक युद्ध था। बहुत सारी जान गई, बहुत सारी हिंसा हुई। तो वो भी कहते थे, "भई गुलामी को खत्म कर दोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।" हमारे यहाँ जाति के खिलाफ लड़ाइयाँ होती हैं, जातिवाद के खिलाफ होती हैं, वो कहते हैं, जाति भई बनी रहनी चाहिए। तो जो दूसरा जो पक्ष है, वो ये कहता है कि इन व्यवस्थाओं ने असल में मनुष्य की संभावनाओं को सीमित किया। यानी ये चीज़ें नहीं होती, गुलामी नहीं होती, रंग-भेद नहीं होता, जाति व्यवस्था नहीं होती, पितृसत्ता नहीं होती, जेंडर विभेद नहीं होता। तो मानव समाज की सारी क्षमताओं और प्रतिभाओं और संभावनाओं का बहुत बेहतर उपयोग होता, दुनिया बहुत आगे बढ़ जाती है। इनके रहते हुए दुनिया आगे बढ़ गई, इससे ये साबित नहीं होता कि इन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। भेदभाव की या शोषण की, गुलामी की जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, उन्होंने मानव की क्षमताओं को, उसकी प्रतिभाओं को नष्ट किया, सीमित किया। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये भेदभावकारी, उत्पीड़नकारी, दमनकारी व्यवस्थाएँ मौजूद थीं। बहुत दिनों तक, बहुत ज़माने तक लोग ये समझते थे कि ये सब स्वाभाविक चीज़ें हैं। ऐसा ही था मानव समाज हमेशा। जो लोग गुलामी की व्यवस्था के तहत थे या जिन्होंने स्वीकार किया था किसी न किसी तरह की गुलामी को, मानते थे कि गुलामी हमेशा थी, ये प्राकृतिक चीज़ है, मानवीय चीज़ नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है। भगवान किसी को गुलाम बनाते हैं, किसी को राजा बनाते हैं। राजतंत्र में रहने वाले लोग मानते थे कि राजा और प्रजा भगवान ने बनाए हैं, स्वाभाविक है, कोई न कोई राजा होगा, कोई न कोई प्रजा होगी। जो प्रजा होगी उसे राजा का अनुशासन मानना चाहिए, यही स्वाभाविक है। लेकिन जब उद्विकास का अध्ययन शुरू हुआ, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी क्रांति आधुनिक समाजों में विचार के की दुनिया में हुई, जब 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिखी और 1871 में डिसेंट ऑफ मैन एक दूसरी किताब, जिसमें मानव समाज के उद्विकास की बात नहीं थी, जो बुनियादी तौर पे प्राणी जगत के उद्विकास से। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बताती थी कि दुनिया में जीव जगत का उद्विकास कैसे हुआ है, और डिसेंट ऑफ मैन ने बताया था कि जीव जगत के उद्विकास की उसी प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में कैसे मनुष्य विकसित होता है धरती पे। और ये इतना बड़ा भूचाल था, इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति थी कि जिसने दुनिया की सारी सोच को हिला दिया था। आज तक बहुत से लोग डार्विन को स्वीकार नहीं करते, खासतौर पे धार्मिक लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि डार्विन ने ये बता दिया था कि जो पूरा जीव जगत है, दिखा दिया था, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया था कि इसे ईश्वर ने नहीं बनाया। खुद वो पादरी थे, एक अलग बात है। लेकिन जीवों का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। वो प्राकृतिक तरीके से पूरा जीव जगत, सरलतम एक कोशीय अमीबा से ये शुरू हुई प्रक्रिया। दुनिया में
जीवन का जो पहला रूप था, वो एक कोशीय सरलतम जीव अमीबा का था। और अमीबा से लेकर मनुष्य तक जितनी भी जीव प्रजातियां विकसित हुई हैं, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया में। तो भगवान ने नहीं बनाया इंसान को, और भगवान ने नहीं बनाया बंदर को, और भगवान इंसान को बंदर बना नहीं सकता। जिससे ये बात अंतर्निहित थी। तो उद्विकास के सिद्धांत ने जिस पहली चीज को नुमाया किया था, वो ये था कि हमें जो चीजें दिखाई देती हैं, उनके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा से वैसी ही थी। अगर प्राणी जगत हमेशा से वैसा नहीं था, तो मानव समाज भी हमेशा से वैसा नहीं था जैसा कि वो दिखाई देता। और 1877 में एल एच मॉर्गन, लेविस एच मॉर्गन नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी नृतत्व शास्त्री या मानव विज्ञानी, ने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था एंशियंट। आप तारीखों पे ध्यान दीजिए। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1871 में डिसेंट ऑफ मैन, और 1877 में, यानी 1871 के 6 वर्षों के भीतर ही मॉर्गन साहब ने, लेविस एच मॉर्गन, उन्होंने एंशियंट सोसाइटी नाम की एक किताब लिख दी, जिसमें उन्होंने मानव समाजों के उद्विकास को स्थापित किया, दिखाया। अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका में जो वहां के मूल निवासी थे, जिनको इंडियन कहते थे, इंडियन आज भी कहते हैं, वो तो आप कथा सब जानते ही हैं कि कोलंबस भारत की खोज में निकला था। भारत तो पहुंच पाया, पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका पहुंच के उससे जो लोग मिले, उसने समझा कि ये इंडियन लोग हैं, तो उनको इंडियन कहना शुरू किया। आज भी उनको रेड इंडियन कहते हैं। तो मॉर्गन साहब ने जो मूल निवासी, जो रेड इंडियन लोग थे अमेरिका में, इरोक्यूअस जो जनजाति थी, न्यूयॉर्क के आसपास रहती थी, जिनको हम आदिवासी कह सकते हैं अपनी भाषा में, उनके समाजों का अध्ययन किया। वहां वो गए रहने के लिए, वैज्ञानिक थे। और चूंकि रेड इंडियन समाज जो थे, वो बहुत लंबे समय से, हजारों वर्षों से अपनी रीत नीत, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को ज्यों का त्यों बनाए हुए थे। तो ये समझने के लिए कि मानव समाज का रूप सब जगह एक ही जैसा है या कुछ अलग है, मॉर्गन साहब वहां अध्ययन करने गए। और जब वो अध्ययन करने गए, तो वो देख के हैरान रह गए कि वो तो बिल्कुल अलग तरह के समाज थे। अलग तरह के समाज इस अर्थ में थे कि वहां स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं था। स्त्री और पुरुष के बीच कोई हायरार्की नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पुरुष मालिक है और स्त्री दासी है। ऐसा भी नहीं था, हालांकि श्रम विभाजन तो मौजूद था। स्त्रियां ज्यादा थी कुछ कामों में, जैसे बच्चों को दूध पिला, और इसलिए शिशुओं शुरुआती जीवन में उनका लालन पालन करना, ये तो स्त्रियां ही करती थी, क्योंकि वही कर सकती थी। इसमें तो कोई विवाद की संभावना ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि स्त्रियों की समाज में कहीं से कोई कमतर भूमिका थी। सारे निर्णयों में, सारे फैसलों में उनकी बराबरी थी।
17वीं 18वीं शताब्दी में धर्म प्रचार करने के लिए जो पादरी लोग गए अमेरिकन इंडियंस के बीच, वो भी ये देख के हैरान रह गए कि यहाँ ना तो स्त्री पुरुष का भेदभाव है, न कोई जाति का भेदभाव है, न वर्ग का भेदभाव है। वहाँ कोई कमांडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तो उन्होंने ये भी देखा, उनको चूंकि उनके दिमाग में समाज की सभ्यता की जो छवि बैठी हुई थी, जो ढांचा बैठा हुआ था, उससे समाज बिल्कुल अलग थे। मैं पादरियों की बात कर रहा हूँ। उनको लगा कि ये तो असभ्य लोग हैं, ये किसी धर्म को, किसी नैतिकता को नहीं मानते, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई मुखिया नहीं है, कोई मनवाने वाला नहीं है, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर वो देखते तो देखा गया बहुत सारे समाजों में कि यौन संबंधों में भी यूरोपीय देशों जैसी बाधाएं या मनाहियां नहीं है। इसको पादरियों ने उन समाजों के बहुत बड़े नैतिक विचलन के रूप में देखा। ये समझा कि ये तो एकदम ही अनैतिक लोग हैं, किसी भी स्त्री का किसी भी पुरुष से कोई संबंध हो सकता है। उनमें से कुछ लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, आपको पता ही नहीं है, चूंकि आप लोगों के यहाँ कोई नैतिक नियम नहीं है, चूंकि कोई नैतिक नियम बनाने वाला और उसको लागू करवाने वाला नहीं है, इसलिए कोई आपके नैतिक नियम नहीं है, इसलिए आपको ये पता ही नहीं है कि ये बच्चा जो आपके साथ बैठा है वो किसका बच्चा है। कितनी बुरी बात है, ये कितना बड़ा पाप है। लेकिन इंडियन लोगों ने जवाब दिया उन पादरियों को, दर्ज है ये बात, कि भाई इसमें कौन सा पाप है, इसमें क्या गलत बात है अगर मुझे ये नहीं पता है कि मेरा बच्चा कौन है। पाप तो इसमें है कि आपको पता हो कि आपका बच्चा कौन है, और आप केवल अपने बच्चे से प्रेम करो, दूसरे बच्चों से प्रेम नहीं करो। उन्होंने कहा हम तो सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, सारे बच्चे हमारे ही हैं, सारे बच्चे पूरे समाज के हैं, पूरे गांव के हैं, हम सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, हम क्यों भेदभाव करें, ये जानने की क्या जरूरत है। और आपको जानने की जरूरत है, ये आपकी असभ्यता है। तो मॉर्गन ने गहराई से जब खोजबीन की, तो उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे आदिवासी समाजों में जो संस्थाएं अलग तरह की हैं। इसका मतलब यह है कि परिवार का जो रूप आज हम देखते हैं वो हमेशा से नहीं था। और मॉर्गन ने एक भी और भी बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरह के समाजों का अध्ययन करके परिवार के विकास की अवस्थाओं को चिन्हित किया, कैसे परिवार के रूप बदले हैं। और उन्होंने ये भी चिन्हित किया कि उत्पादन की प्रणालियां जैसे जैसे बदली हैं, वैसे वैसे परिवार के रूप। तो उन्होंने आमतौर पे 3 तरह की व्यवस्थाओं की बात की। एक तो उन्होंने कहा सेंजुइन, जो सबसे पहली अवस्था थी विकास की, उत्पादन की व्यवस्था की जो प्राचीनतम जो रूप थे, उसको उन्होंने कहा कि ये सेंजुइन समाज है, उसको आप जंगली कह सकते हो। ये वो लोग थे जो शिकार करके जीवित रहते थे या फल संग्रह करते थे। दूसरी जो स्टेज थी उसको उन्होंने कहा कि ये ये बर्बरिज्म है, ये बर्बरियस लोग हैं। हिंदी में आप बर्बर भी कह सकते हो। शब्दों पे मत जाइए, आज बर्बर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
बहुत नकारात्मक उसका अर्थ हमें मिलता है। लेकिन मॉर्गन इन शब्दों का इस्तेमाल किसी नकारात्मक अर्थ में न करके विकास की, उत्पादन के विकास की अवस्थाओं को चिन्हित करने के लिए कहते हैं। तो बर्बर वो समाज थे जहाँ खेती बाड़ी शुरू हो गई थी, जो कृषि पर आधारित समाज। और उसके बाद तीसरी स्टेज थी सिविलाइजेशन की, जब खेती बाड़ी बड़े विकसित उपकरणों के आधार पर होने लगती है और उसके अलावा मनुष्य और भी बहुत तरह की चीजों का उत्पादन करने लगता है, जो धीरे धीरे फिर फैक्ट्री उत्पादन तक चला जाता है। उसको सभ्यता का दौर, वो सिविलाइजेशन का दौर कहते हैं। ये सारे टर्म तो वैल्यू लोडेड हमें आज लगते हैं, लेकिन मॉर्गन उसका इस्तेमाल, शब्द तो उनको वही लेने थे जो प्रचलित थे, लेकिन वो किसी मूल्य से, मूल्यग्रस्त शब्दों की तरह इसका इस्तेमाल नहीं करते, वैल्यू लोडेड शब्दों की तरह इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो विभिन्न अवस्थाएं दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये जो उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं, यानी सेंजुइन, बर्बर और सभ्य समाज या सिविलाइजेशन, उसके साथ तीन तरह के परिवार मिलते हैं। पहला जो परिवार का रूप है उसको वो कॉन सेंजुइन फैमिली कहते हैं। कॉन सेंजुइन फैमिली, सैंजुइन मैंने शब्द कहा उत्पादन व्यवस्था की पहली अवस्था के लिए, लेकिन ये सैंजुइन शब्द नहीं है, ये सैवेजरी है, क्षमा कीजिएगा। पहली स्टेज है सैवेजरी, इसको मैंने हिंदी में जंगली कहा। दूसरी स्टेज है बारबरियस, जिसको हमने हिंदी में बर्बर कहा। और तीसरी स्टेज है सिविलाइजेशन, जिसको हमने हिंदी में सभ्यता कहा। परिवार के तीन रूप हैं। सैवेज समाजों में कॉन सेंजुइन फैमिली मिलती है। बर्बरियस समाजों में पुनालुआन शब्द है, पुनालुआन मॉर्गन का शब्द है। पुनालुआन परिवार मिलता है। और सभ्य समाजों में मोनोगेमस फैमिलीज मिलती है, एकल विवाह परिवार में। उत्पादन की तीन अवस्थाएं और परिवार के तीन रूप जो उन अवस्थाओं से जुड़े हुए। जो कॉन सेंजुइन फैमिली थी, जिसका संबंध सैवेजरी था, वो एक ऐसी फैमिली थी जिसमें जो सेक्सुअल टैबू था वो केवल पीढ़ियों के बीच था। दो पीढ़ियों के बीच यौन संबंधों की मनाही थी, टैबू था, बाकी और किसी तरह की मनाही नहीं थी। दूसरा जो परिवार था पुनालुआन फैमिली, जो बर्बर या खेती बाड़ी पे आधारित समाजों में देखा गया था, उसमें यह टैबू थोड़ा और आगे बढ़ता है और सिबलिंग्स के बीच, भाई बहनों के बीच यौन संबंधों की मनाही करता है। और जो तीसरी अवस्था है वो सभ्य समाजों की, इसको सभ्य कहते हैं, वो चूंकि मोनोगमस परिवार है, एकल विवाह परिवार है, तो वो विवाहेतर किसी भी तरह के यौन संबंध की मनाही करते हैं। हालांकि मॉर्गन ने ये बात भी रेखांकित की, और भी लोगों ने बात रेखांकित की, जो मोनोगमस फैमिली थी उसमें जो टैबू था विवाहेतर संबंधों का, वो टैबू केवल स्त्रियों पे लागू किया जाता था व्यवहारिक रूप से। लेकिन जो मूल बात थी मॉर्गन की वो ये थी कि जो दो पुरानी अवस्थाएं थी, जिसको वो सवेजरी और बर्बर समाज कहते हैं, जिसमें कॉन सेंजुइन और पुनालुआन फैमिलीज मिलती हैं,
उसमें स्त्री-पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं मिलता। चूँकि शिकार करने में सबकी भूमिका एक जैसी है। चूँकि फल-फूल संग्रह करने में स्त्री-पुरुष सभी समान रूप से शामिल होते हैं और सभी समान रूप से शामिल नहीं हों तो शायद वो शिकार कर भी नहीं सकते। और चूँकि शिकार करके, फल-फूल संग्रह करके आप कुछ बचा के रख नहीं सकते, चीज़ें नष्ट हो जाएँगी वो। तो आपको रोज़ ही कुआँ खोदना होता है, रोज़ ही पेट भरना होता है। तो पूरा समाज एक साथ मिल के काम करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और चूँकि उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, पूरा समाज मिल के काम करता है, इसलिए उसमें यौन प्रतिबंध भी नहीं होते हैं। अगर कोई यौन प्रतिबंध विकसित होते हैं, तो कुछ समय बाद आगे चल के होते हैं। पहला जो टैबू होता है, वो 2 पीढ़ियों के बीच का होता है। ये एक स्वाभाविक सा जैविक किस्म का टैबू भी प्रतीत होता है। तो मॉर्गन की ये जो खोज थी, सवेजरी की और कॉन्संग्यूइन फैमिली की, उसमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने जो मानव सभ्यता का विकास दिखलाया था, उसके साथ ये बहुत मेल में थी। आपको जानना चाहिए कि 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा जा चुका था, प्रकाशित हो चुका था 1848 में। 1848 में 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी का जो मैनिफेस्टो लिखा गया था, वो 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पहले लिखा जा चुका था। 1871 में डिसेंट ऑफ मैन के भी पहले लिखा जा चुका था और 1877 के एंशिएंट सोसाइटी के पहले भी लिखा जा चुका था। उस पुस्तक में मार्क्स और एंगल्स पहले ही ये दिखा चुके थे कि मानव सभ्यता का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता रहा है और जो मानव समाज के विकास की सबसे आरंभिक अवस्था थी, ये वही थी जब लोग आखेट पे और फल-फूल संग्रह पे निर्भर थे और ऐसे समाजों को मार्क्स और एंगल्स प्रिमिटिव कम्युनिस्ट समाज कहते हैं, प्रारंभिक साम्यवादी समाज कहते हैं। वो समानता पे आधारित समाज था क्योंकि समाज में जो भी उत्पादन था उसमें हर एक की बराबर भूमिका थी और चूंकि हर एक की बराबर भूमिका थी, इसलिए सभी को बराबर अधिकार मिले हुए। उसमें कोई अमीर था ही नहीं, क्योंकि अमीर होने के लिए संग्रह जरूरी होता, आप संग्रह कर नहीं सकते थे मांस का और फल फूल का। तो उसमें अमीर गरीब नहीं थे, समानता पे आधारित समाज था, साम्यवादी था। साम्यवादी इसी अर्थ में था कि सभी समान थे, सभी समान अधिकार रखते थे, लेकिन वो आदिम किस्म का साम्यवाद था। लोगों के पास कोई साधन जीवन निर्वाह के नहीं थे इसके सिवा, अपने हाथ पैरों के सिवा या पत्थर के कुछ हथियारों के सिवा। मार्क्स एंगल्स ने भी दिखाया कि कैसे फिर प्राचीन दास प्रथा पे आधारित समाज विकसित हुआ, कैसे फिर खेती बाड़ी पे आधारित सामंती समाज विकसित हुआ और फिर कैसे औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के बाद पूंजीवादी समाज सामने आया। तो ये मानव समाज के विकास की एक थियरी और एक परिकल्पना कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो, द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद थी। चूंकि मार्क्स और एंगल्स ने मानव शास्त्र के क्षेत्र में कोई शोध नहीं किए थे, इसलिए जब मानव शास्त्र की किताब एंशिएंट सोसाइटी आ गई,
1877 में मॉर्गन की, और जो किताब प्राचीन मानव समाजों के अध्ययन पर आधारित थी। तो मार्क्स और एंगल्स ने इतिहास की अपनी समझदारी को उसके साथ जोड़ के, क्योंकि मॉर्गन जो लिख रहे थे, ये तो स्पष्ट नहीं है कि मॉर्गन ने मार्क्स एंगल्स को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, या उनकी थ्योरी को जानते थे या नहीं जानते थे, उसके बारे में कोई प्रामाणिक हमारे पास कोई चीज नहीं है कि हम ये कह सकें। लेकिन जो मॉर्गन कह रहे थे, जो मानव समाजों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो बात कही थी, वो बातें जो मार्क्स और एंगल्स की कही हुई बातों के बिल्कुल मेल में थी, क्योंकि मॉर्गन भी ये कह रहे थे कि मानव समाजों का विकास उत्पादन के साधनों के विकास के साथ साथ होता है, जो बात मार्क्स और एंगल्स कह रहे हैं। तो एंगल्स को मॉर्गन के काम के जरिए मानव समाजों के विकास को समझने का, गहराई से समझने का एक रास्ता मिल गया, और उसके आधार पे उन्होंने एक किताब लिखी जिसको द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उन्होंने बताया कैसे फिर धीरे धीरे, शुरुआत में अगर नहीं थे समाज में भेदभाव, तो ये भेदभाव पैदा कैसे हुए बाद में। और एंगल्स ने, चूंकि, और इसे एंगल्स की किताब नहीं मानना चाहिए, असल में इस किताब में एंगल्स ने, मार्क्स और एंगल्स ने दोनों मिलकर जो काम किए थे, उनके निष्कर्षों का जम के इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक तरह से दोनों की मिली जुली कोशिश के रूप में ही इसको भी देखना चाहिए। चूंकि ये समझते थे कि हमें अगर मानव सभ्यता के इतिहास को, विकास को समझना है, तो हमें उसके भौतिक विकास की अवस्थाओं पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। भौतिक विकास के साथ साथ सभ्यता का विकास होता है, उत्पादन के साधनों और तकनीक की अवस्थाओं के साथ साथ मानव समाज और मानव संस्कृति में बदलाव आता है। तो हम समझ नहीं पाएंगे अगर हम भौतिक साधनों के बदलाव से सभ्यता के बदलावों को जोड़ कर ना देखें। तो एंगल्स ने यह कहा कि जब खेती बाड़ी की व्यवस्था कायम हो गई, पहली बार खेती बाड़ी की व्यवस्था के कायम होने के बाद यह संभव हुआ कि अनाज को संग्रहित किया जा सके, अनाज को बचाया जा सके, खाने के लिए जितना जरूरी था उससे ज्यादा अनाज उत्पादित किया जा सके और उसको बचा के रखा जा सके। पुराने जमाने में, यानी सवेजरी के जमाने में या प्रिमिटिव कम्युनिज्म के जमाने में, आप शिकार करते हैं, आप फल लाते हैं, खा पी के खत्म कर देते हैं, बचा के नहीं रख सकते। खेती बाड़ी में एक तो ये संभव होता है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा का उत्पादन कर सकें, और दूसरे ये कि उसको बचा के रख सकें, क्योंकि अन्न इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तो एंगल्स का कहना था कि इस तरह से खेती बाड़ी के जमाने में पहली बार संपत्ति पैदा होती है। वो संपत्ति पैदा होती है जो तुरंत कंज्यूम नहीं की जानी, उसका तुरंत उपभोग नहीं करना, उसका बाद में किया जा सकता। और अतिरिक्त उत्पादन संभव होता है, जिसका मतलब यह है कि समाज के सारे लोगों को उत्पादन के श्रम में जुड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने को अलग कर सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं कुछ और काम कर रहा हूं, मैं इतने बड़े समूह का प्रबंध देख रहा हूँ, किसको क्या करना है नहीं करना है ये बता रहा हूँ, आपसे झगड़े निपटा रहा हूँ, या मैं कला संस्कृति का विकास कर रहा हूँ, तो मैं खेती बाड़ी के काम में नहीं लगूंगा। उसका काम चल जाएगा क्योंकि खेती बाड़ी से इतना उत्पादन हो रहा है, हर किसी को उसमें लगने की जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोग, किसी तो जरूरत होती है, एक बड़ा समूह है, समाज है, तो कुछ लोग चाहिए जो व्यवस्था का काम करे, मैनेजमेंट का काम करे।
एक टीम वर्क के साथ काम हुई ज़रूरी होता। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से टीम वर्क होता, वो जो लोग करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ज़रूरतों की पूर्ति उस उत्पादन से होगी जो और लोगों ने की है। उस संपत्ति से होगी जिसे और लोगों ने उत्पादित किया। चूँकि मैं अपना समय दूसरे कामों में लगा रहा हूँ जो समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए समाज ने जो उत्पादन किया है उससे मेरा पालन-पोषण होना चाहिए। पर इसके साथ-साथ जब वो ये एक विशेष स्थिति अपने लिए बना लेते हैं, इस विशेष स्थिति में एक शक्ति निहित होती है। चूँकि आप मान लो ये कह रहे हो कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, व्यवस्था देख रहा हूँ, तो जो व्यक्ति व्यवस्था देखता है वो शक्तिशाली हो जाता है। पहले तो वो देख रहा है सुविधा के लिए, लेकिन इसी काम ने उसको ये शक्ति प्रदान कर दी है कि अगर वो चाहे तो ये अपनी एक व्यवस्था थोप सकता है दूसरों को। और जब वो थोपता है अपनी व्यवस्था, तो फिर वो उस शक्ति को परपेचुएट करता है कि मैं कभी भी अब साधारण व्यक्ति नहीं बनूँगा। मुझे ऐसे नियम बनाने, ऐसी व्यवस्था बनानी है कि शक्ति हमेशा मेरे हाथ में रहेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? जो उत्पादन हो रहा है उसको बाँटेगा कौन? ये मैं अपने हाथ में रख लूँगा। ये एक स्टेज है। यानी संपत्ति का उदय और संपत्ति के साथ शक्ति का उदय, डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ति का उदय, ये चीज़ घटित होती है। और जब ये शक्ति आ जाती है, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भई संपत्ति का जो जो जिसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो असल में सामूहिक संपत्ति है, वो एक ऐसी पोज़ीशन में आ जाता है जब वो कह सकता है कि ये सामाजिक संपत्ति नहीं है, ये तो मेरी ही संपत्ति है। ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं बाँट रहा हूँ, तो मेरी ही संपत्ति है। क्योंकि वो शक्तिशाली है। उसी के हाथ में है किसको अनाज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो वो इस बात को लोगों से मनवा सकता है कि हाँ, ये जो संपत्ति है, जिसका उत्पादन सभी ने मिलके किया है, वो असल में मेरी निजी संपत्ति है। तो एंगल्स कहते हैं कि इस तरह खेती-बाड़ी के समाज में संपत्ति, शक्ति और फिर निजी संपत्ति का उदय होता है। उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ होती है कि चूँकि खेती-बाड़ी का समाज है, तो अब ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है खेती करने के लिए। ज़्यादा लोग चाहिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। तो इसलिए पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्शन की एक ज़रूरत पैदा होती है और रिप्रोडक्शन की स्त्रियाँ ही कर सकती हैं, बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इसलिए खेती-बाड़ी की व्यवस्था में स्त्री धीरे-धीरे एक उत्पादन करने वाली एजेंसी में बदल जाती है और चूँकि इसी के साथ-साथ शक्ति का भी उदय हो रहा है, संपत्ति का भी उदय हो रहा है, तो स्त्री भी संपत्ति में बदल दी जाती है। यानी जो समूह के पास ज़्यादा स्त्रियाँ होंगी, वहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे, जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे, वहाँ ज़्यादा श्रम होगा, तो वो आगे बढ़ेगा। तो खेती-बाड़ी के समाज में संपत्ति, शक्ति, निजी संपत्ति का उदय और उसके साथ-साथ स्त्री का संपत्ति में बदलना एक साथ होता है। और एंगल्स कहते हैं कि यहीं से पितृसत्ता की शुरुआत होती है। यानी पितृसत्ता कोई भगवान की बनाई हुई चीज़ नहीं है, कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है, बल्कि मानव समाज के विकास की एक अवस्था में उस अवस्था की ज़रूरतों से पैदा हुई चीज़ है। तो यहाँ मैं आज की क्लास कॉल ऑफ कर रहा हूँ। ये बात पूरी नहीं हुई, केवल मैंने बात को वहाँ तक पहुँचाया है। आगे की क्लास में हम एंगल्स की जो थियरी है, पितृसत्ता के
उदय की, पितृसत्ता, संपत्ति और राज्य और मोनोगैमस फैमिली का उदय एक साथ होता है। कैसे? ये एंगल्स की इस थ्योरी को हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही बुनियादी किताब मानी जाती है। आज तक स्त्री आंदोलन में, स्त्री चेतना के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, नारीवाद के इतिहास में पितृसत्ता पे जो सारी बातचीत होती रही है, उसका मूल स्रोत एंगल्स की थियरी है। लोग या तो उसका समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं, लेकिन कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता। हम थोड़ा और विस्तार से उसकी बात अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास आपकी सोमवार मंगलवार को हो नहीं पाएगी, अगले हफ्ते नहीं हो पाएगी ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं विभाग में। तो देखते हैं, अगर जरूरत होगा तो आपकी ऑनलाइन क्लास ही लेंगे, नहीं तो अगर ऑफलाइन संभव होगा तो ऑफलाइन लेंगे। पर बीच में गैप ना हो, इसलिए मैंने समझा जरूरी कि आपकी एक क्लास तो ऑनलाइन ले ही ली जाए। चैट इसमें पता नहीं क्यों एक्टिव नहीं है, लेकिन आप बताइएगा, अगर आपके कोई सवाल होंगे, कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज करके बता सकते हैं। तो उन सवालों को हम अगली क्लास में जरूर हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ चीजें मैं ग्रुप में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।